अदिति के घर के बाहर खड़ा ऋषि लगातार दरवाजा खटखटा रहा था। उसकी आंखों में माफी और दिल में बेबसी थी। वह चाहता था कि अदिति कम से कम एक बार उसकी बात सुने, पर अदिति ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। वह बार बार यही दोहरा रही थी कि ऋषि ने उसके साथ धोखा किया है। ऋषि की विनती सुनकर इंदुमती आगे आईं और अदिति से बोली, बेटी एक बार इसकी बात तो सुन ले। रिश्ते गलतफहमियों से टूटते नहीं, संभाले जाते हैं। पर अदिति की आंखों में आंसू थे और स्वर में दर्द। वह बोली, क्या आप सबको सिर्फ ऋषि की तकलीफ दिखती है? क्या कोई मेरी भी पीड़ा समझने की कोशिश करेगा? वह कहती है कि जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं टूटता, बल्कि उसकी आत्मा, उसका विश्वास और उसका भरोसा भी चकनाचूर हो जाता है। उसके शब्दों में इतना गहरा दर्द था कि आसपास खड़े सभी लोग सन्न रह गए। उसी समय अर्शी गुस्से से फट पड़ी। वह ऋषि के परिवार पर चिल्लाने लगी, आप सब अदिति पर दबाव बना रहे हैं, क्यों? क्या सिर्फ ऋषि की गलती को छिपाने के लिए? आपने खुद झनक और ऋषि की वो तस्वीरें देखी हैं, फिर भी आप अदिति से संयम रखने की उम्मीद कर रहे हैं। पायल ने कोशिश की कि वह शांत हो जाए, उसे समझाया कि बिना पूरी बात जाने वह इस तरह का रवैया न अपनाए। लेकिन अर्शी बिल्कुल नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि ऋषि ने झनक को अपने घर में रखा और यह अदिति के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। ऋषि ने जवाब में कहा कि अर्शी को उन दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारी सच्चाई वो जानती ही नहीं है। लेकिन अर्शी की आंखों में आरोप थे और लहजे में तीखापन। वह कहती है कि ये घर उसका भी है और उसे इस परिवार में दोषी ठहराना बंद किया जाए। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर झनक अनिरुद्ध से मिलती है। उसकी आंखों में पछतावे की नमी थी। वह कहती है, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वह सब अचानक और अनचाहा था। मुझे माफ कर दो। अनिरुद्ध उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहता है, मुझे सब समझ आ गया है। गांव वालों ने तुम दोनों पर जबरदस्ती की थी। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। झनक उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि अदिति का दिल और टूटे। मैं चाहती हूं कि तुम उसे समझाओ, उसे ऋषि से शादी करने के लिए मना लो। हम दोनों ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। वह आगे बताती है कि उसने ऋषि को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए ही उसके घर आकर छुपकर रहना स्वीकार किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि वह अदिति का स्थान लेना चाहती थी। अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहता है, फिर पूछता है, अब तुम क्या करोगी? झनक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, अब मैं जा रही हूँ। जहाँ मेरी मौजूदगी से केवल गलतफहमियां बढ़ती हैं, वहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ऋषि की जिंदगी और उलझ जाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह अब टूटने से नहीं डरती। इधर अदिति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दादा भाई उसके पास आते हैं और धीरे से कहते हैं, मैं जानता हूं कि अर्शी का गुस्सा तुम्हारे लिए और दर्द भरा बना देता है, लेकिन हमें सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। रिश्ता कोई कागज का टुकड़ा नहीं जो एक बार फाड़ा और खत्म हुआ। इसमें कई जज्बात जुड़े होते हैं। क्या तुम एक मौका नहीं देना चाहोगी? खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। अदिति उनकी बात ध्यान से सुनती है, लेकिन उसकी चुप्पी बताती है कि भीतर जो तूफान चल रहा है वह अभी थमा नहीं है। ऋषि अब भी बाहर खड़ा था, उसकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। उसके मन में बार बार झनक की बातें गूंज रही थीं। कैसे उसने उसे हर परेशानी से बचाने की कोशिश की थी, कैसे उसने खुद को अदृश्य बना लिया था सिर्फ इसलिए कि किसी को दुख न पहुंचे। ऋषि जानता था कि उसका रिश्ता अब दो दिशाओं में खड़ा था। एक ओर अदिति, जो उसका वर्तमान और समाज की स्वीकृति थी, और दूसरी ओर झनक, जो उसका अतीत और शायद उसका सच्चा प्रेम भी थी। लेकिन यह चुनाव अब उसके हाथ में नहीं था। अब वक्त था सच्चाई के सामने खड़े होने का। उधर झनक बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसके हाथ में केवल एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान, जैसे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। वह जानती थी कि उसने जो भी किया उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, और शायद यही भावनाएं एक दिन सबकी सच्चाई बनकर सामने आएंगी। अनिरुद्ध भी दूर से उसे देख रहा था, पर उसके पास जाकर कुछ कह नहीं सका। शायद कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही सही होता है। दूसरी तरफ अर्शी अब अकेले अपने कमरे में थी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह अब उलझन थी। वह जानती थी कि अदिति को सपोर्ट करना जरूरी था, लेकिन जो भी हो रहा था उसमें कई ऐसी परतें थीं जो वह समझ नहीं पा रही थी।
उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा, क्या मैं जो कर रही हूँ वह अदिति की मदद है या उसकी भावनाओं पर और बोझ। ये सारी घटनाएं एक ही सवाल की तरफ बढ़ रही थीं, सच क्या है, कौन सही है और किसे माफी मिलनी चाहिए। शायद वक्त ही इसका जवाब देगा, लेकिन उस जवाब तक पहुंचने के लिए हर किरदार को अब अपने अपने फैसले लेने होंगे। कुछ फैसले दिल से, कुछ समझ से, और कुछ बस मजबूरी से। अदिति के कमरे के बाहर सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऋषि अब भी चाहता था कि अदिति कम से कम उसकी बात सुन ले, इसलिए एक बार फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, एक मौका दो प्लीज, बस कुछ पल के लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन अदिति के भीतर की दीवारें पहले ही सख्त हो चुकी थीं। वह चुपचाप सुनती रही, पर उसके मन में अब कोई सवाल नहीं बचा था, सिर्फ एक कड़वा उत्तर था जो वो खुद को बार बार दे रही थी। तभी अभिमन्यु आगे आया और उसके पीछे नीलू भी। दोनों ने मिलकर अदिति से हाथ जोड़कर कहा, बेटा एक बार उसकी बात तो सुन लो। सच जानना जरूरी है, फैसला तो तुम बाद में भी ले सकती हो। मगर अदिति की आंखों में फिर वही सख्त झलक लौट आई थी। उसने दरवाजे की तरफ बढ़कर तेज आवाज में कहा, कृपया आप सब यहाँ से चले जाइए, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। ऋषि अब और इंतजार नहीं कर सका। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अपने इस फैसले को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो। अदिति की आवाज शांत लेकिन कठोर थी। हाँ, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तुम्हें मुझसे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वह कहती है, अब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। शायद झनक के साथ ही बेहतर रह पाओ। ऋषि ने झट से जवाब दिया, झनक मेरी पत्नी नहीं है। तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी दबाव में एक रस्म निभाई थी जो शादी नहीं थी। उसकी बात सुनकर अदिति की आंखें भर आईं, पर उसकी जुबान पर अब कोई नरमी नहीं थी। ऋषि ने फिर कहा, अगर मैं अब यहाँ से चला गया तो दोबारा लौटकर नहीं आऊंगा। अदिति जिद पर अड़ गई, तो जाओ और कभी वापस मत आना। और इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया, इतनी तेजी से कि भीतर उसकी रुलाई बाहर की दीवारों से टकराकर बिखर गई। ऋषि कुछ देर तक उसी दरवाजे के सामने खड़ा रहा, जैसे वो किसी आखिरी उम्मीद की कब्र पर खड़ा हो। फिर वो चुपचाप पलटा और अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। घर लौटते ही माहौल और भी बोझिल हो गया। तनुश्री, जो अब तक चुप थी, ऋषि के सामने खड़ी हो गई और तीखे स्वर में बोली, तुमने झनक के बारे में अदिति से इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? ये सब जानने के बाद कोई भी लड़की टूट जाती। ऋषि उसकी आंखों में शर्मिंदगी से देख रहा था, लेकिन उसके पास अपने किए का कोई ठोस जवाब नहीं था। अभिमन्यु भी अब गुस्से में था। उसने कहा, तुमने हमें भी अंधेरे में रखा। जब इतनी बड़ी बात हो चुकी थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? ऋषि की चुप्पी और भी भारी हो गई। दादा भाई ने केवल एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, काश तुमने अदिति को पहले सच्चाई बता दी होती तो शायद आज सब कुछ खत्म न होता। उधर झनक अब अनिरुद्ध के घर में थी, लेकिन खुद को वहां किसी मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक अपराधिनी की तरह महसूस कर रही थी। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम आज रात कहीं बाहर मत जाना, तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। यहाँ आउट हाउस में आराम से रहो। झनक ने सिर झुकाकर हामी भरी। अनिरुद्ध ने आगे कहा, सुबह मैं खुद तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से टिकट के पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। झनक ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन अनिरुद्ध के आग्रह पर वह उन्हें लेती है। उसकी आंखों में अपराधबोध के साथ एक अजीब सी नम्रता थी। उसने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने जिंदगी में बहुत कम लोगों को आप जैसा देखा है। अनिरुद्ध की दयालुता ने उसके भीतर कहीं कुछ तोड़ा नहीं, बल्कि एक हल्का सा मरहम लगाया। वह जानती थी कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके दिल में ऋषि और उसके परिवार की छवि बार बार घूम रही थी। उसकी आंखों के सामने अदिति का चेहरा आता और दिल में सवाल उठता, क्या वह सच में एक बुरा इंसान है? क्या उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया? वह सोचती है कि आखिर क्यों वह रिश्ता, जो बस एक जबरदस्ती की रस्म से जुड़ा था, उसकी जिंदगी में इतना मायने रखने लगा है। वह खुद से पूछती है, क्या मैंने ऋषि को सिर्फ बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? या मेरे दिल में उसके लिए कुछ और था जिसे मैं खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रही? रात लंबी थी और अकेलेपन की चुप्पी और भी गहरी। झनक ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनकहे जवाब की तलाश में थी। वह समझ चुकी थी कि झूठे रिश्तों में सच्ची भावनाएं भी दम तोड़ देती हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ सच्चा बचा हो तो शायद वक्त उसे सही ठहराएगा। इस पल में वह बस यही चाहती थी कि अगली सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत लाए, एक ऐसी शुरुआत जिसमें उसका बीता हुआ कल उसके भविष्य पर कोई सवाल न उठाए।
वह जानती थी कि अनिरुद्ध का एहसान कभी नहीं भूल सकेगी, लेकिन ऋषि और अदिति के बीच वह जो तूफान छोड़कर जा रही थी, उसका बोझ शायद वह जिंदगी भर अपने कंधों पर महसूस करती रहेगी। और दूसरी तरफ ऋषि रात को अपनी खिड़की से बाहर टकटकी लगाए देखता रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो उस सुकून का जो अब शायद कहीं खो गया था। उसकी आंखों के सामने बस अदिति का चेहरा और झनक की चुप्पी बार बार आ रही थी। उसके भीतर जो टूटन थी वह शब्दों से परे थी। शायद उसने बहुत कुछ खो दिया था, एक भरोसा, एक रिश्ता और शायद खुद को भी।